Very good evening to all of you, and let us start for the today's topic. So today we are going to discuss about the heart failure. So आज हमारा जो टॉपिक है वो हार्ट फेलर है। हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया है, हम लोगों ने हाइपरटेंशन को देख लिया। हाइपरटेंशन में एक हमारी कैटेगरी आती थी डायरेटिक्स, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। वी हैव सीन ऑल द पार्ट्स, ऑल द 5 कैटेगरीज ऑफ द डायरेटिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द हार्ट फेलर। सो आज हम बात करने वाले हैं हार्ट फेलर के बारे में। सो लेट्स सी हार्ट फेलियर एक्चुअली है क्या। क्या बोलेंगे हार्ट फेलियर को? तो हार्ट फेलियर इज अ सिचुएशन व्हेन द हार्ट इज अनएबल टू पंप द ब्लड। सो फेलियर, राइट? फेलियर का मतलब क्या हुआ कि फेल हो गया। क्या फेल हो गया? हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है पंपिंग, ब्लड पंपिंग का काम होता है, राइट? अगर हार्ट फेलियर हो गया सो हार्ट कुड नॉट पंप द ब्लड, सो हार्ट ब्लड नहीं निकाल पाएगा। उसकी वजह से होगा क्या? What's the problem? So the problem is कि बॉडी को जो नीड चाहिए, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो जो बॉडी की मेटाबॉलिक नीड होगी वो नीड फुलफिल नहीं हो पाएगी। सो दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। क्या हो रहा है यहाँ पे? सो हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड, उसकी वजह से द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी कुड नॉट मीट। यस, सो जो मेटाबॉलिक डिमांड्स हैं, मेटाबॉलिक नीड्स of the body could not fulfill, so that could not meet. Yes, so that's a problem. So because of that it produces the symptom. तो कौन से symptoms produce होंगे? Produces the symptoms. देखिए यहाँ पे जो मेजर symptoms हैं वो 3 हैं। कौन कौन से 3 हैं? तो पहला है डिस्पनिया। डिस्पनिया क्या होता है? डिस्पनिया होता है द पेशेंट कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली। सो पेशेंट इज हैविंग द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एसओबी। एसओबी क्या होता है? एसओबी होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्यों होता है ऐसा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग क्यों होता है? देखिए अब हमारा जो हार्ट होता है, वी ऑल नो दैट हार्ट इज हैविंग द 2 चैम्बर्स, द वन इज द राइट चैम्बर एंड द लेफ्ट चैम्बर। सो जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड कहाँ पे पुश कर रहा है? वो ब्लड पुश कर रहा है लंग्स में। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कहाँ पे पुश कर रहा है ब्लड को? वो पुश कर रहा है एंटायर बॉडी, एंटायर सिस्टमिक सर्कुलेशन व्हिच इज कॉल्ड एज बॉडी। अगर किसी को राइट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से लंग्स में ब्लड प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, सो वहां पे प्रॉब्लम क्या होगा? द ऑक्सीजनेशन कुड नॉट अकर प्रॉपरली एंड बिकॉज ऑफ दैट द पेशेंट वुड हैव द प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग। सो दैट्स अ रीजन। जबकि लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में ब्लड कहाँ पे जा रहा है? पूरी बॉडी में जा रहा है। अभी बॉडी में जा रहा है तो जो हार्ट को जो ब्लड बाहर निकालना चाहिए, जो कार्डियक आउटपुट होता है, डू यू अंडरस्टैंड कार्डियक आउटपुट? क्या होता है कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट होता है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है वो कितना ml और कितना लीटर ऑफ ब्लड बाहर निकालता है, उस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? दैट इज इन 1 मिनट। 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड बाहर निकालता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। जबकि स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो पर बीट ऑफ हार्ट होता है कि एक बार हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितना ब्लड बाहर निकला, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रोक वॉल्यूम। जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो जनरली 70 ml के तकरीबन होता है इन नॉर्मल कंडीशन, और कार्डियक आउटपुट जो होता है वो दैट इज नियरर टू 5 लीटर। यस, सो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि जब सपोज अगर किसी का हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पा रहा है, किसी को लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में स्लो ब्लड सर्कुलेशन होगा एंड जो ब्लड पहुंचना चाहिए अब इनटू द पेरिफेरी। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द सिम्पटम इज पेरिफेरल एडिमा। क्यों, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे? तो जो हार्ट है दैट कुड नॉट पंप द ब्लड प्रॉपरली एंड बिकॉज ऑफ दैट द डिस्टल ऑर्गन जो है अपना सबसे दूर का ऑर्गन कौन सा है? तो दैट इज द लेग, और वहां पे सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से वहां से ब्लड में से पानी जो है वो फिल्टर होके पेरिफेरी टिश्यू में आ जाएगा एंड दैट लीड्स टू द पेरिफेरल एडिमा। सो ये एक सिम्टम है किसका? हार्ट फेलर का। सो हार्ट फेलर में क्या होगा? पेशेंट के जो पैर में है वो सूजन आ जाएगी एंड बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ स्लो सर्कुलेशन। और तीसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे? तीसरा जो मेजर सिम्टम है वो क्या है? तो तीसरा जो मेजर सिम्टम है कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसको सफिशिएंट अमाउंट में, अभी हमने यहाँ पे लिखा था ना कि मेटाबॉलिक नीड्स जो है वो बॉडी की फुलफिल नहीं हो पा रही है। अब मेटाबॉलिक नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए,
बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एनर्जी प्रोडक्शन इज बीइंग इम्पेयर्ड, एंड एनर्जी प्रोडक्शन इम्पेयर हुआ दैट लीड्स टू द वीकनेस। सो ये तीन मेजर उसके सिम्टम्स हैं। सो हार्ट फेलियर में ये तीन मेजर सिम्टम्स आपको याद रखने हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विच इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्पनिया और डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग। सेकंड जो है वो है पेरिफेरल एडिमा, यस, स्पेसिफिकली इन द लेग्स, एंड तीसरा जो है वो है वीकनेस। ठीक है, तो ये तीन मेजर सिम्टम्स हैं। फिर अगर हम हार्ट फेलियर के टाइप्स के बारे में बात करें कि भाई हार्ट फेलियर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो वैसे हार्ट फेलियर को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। इसमें जो मेजर सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये है, दैट इज बेस्ड ऑन द इजेक्शन फ्रैक्शन। कौन से बेसिस पे? इजेक्शन फ्रैक्शन पे, और इसमें भी स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन के। आपको पता है हम लोगों ने जो पहले लेक्चर में जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पहला लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी कुछ डेफिनेशंस की, और उसमें हमने स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बताया था, कार्डियक आउटपुट के बारे में बताया था, इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में बताया था। इस सभी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस? स्ट्रोक वॉल्यूम हम किसको बोलेंगे? तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज बीइंग इंजेक्टेड बाय द हार्ट पर बीट, राइट। एक बार हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाहर निकला, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन ये इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन का मतलब हुआ है परसेंटेज ऑफ ब्लड, और फ्रैक्शन ऑफ ब्लड दैट हैज बीन इंजेक्टेड बाय द हार्ट। तो वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड होगा उसमें से जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल खत्म हो जाएगा तो उस टाइम पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर जितना भी ब्लड होगा उसमें से कितना अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड बाहर आया ड्यूरिंग द सिस्टोल, दैट इज कॉल्ड एज इजेक्शन फ्रैक्शन। So that is the percentage of the blood ejected by the heart in the per beat of heart. So heart ने जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितना ब्लड वॉल्यूम बाहर इजेक्ट किया, कितना परसेंटेज, राइट। यहाँ पे परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, और पहले ये होता था कि पहले स्ट्रोक वॉल्यूम पे फोकस किया जाता था, लेकिन अभी जो है अभी हार्ट फेलियर में हम बात करते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन की। अगर आपने इकोकार्डियोग्राम का रिपोर्ट देखा हो, राइट, अगर आपने 2D इको 3D इको का अगर रिपोर्ट देखा हो तो उस 2D इको के रिपोर्ट में हम क्या देखते हैं? इजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं कि अगर हमारा हार्ट कितना परसेंटेज काम कर रहा है उसको चेक करना है तो हम इजेक्शन फ्रैक्शन को यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज करते हैं टू चेक द कंडीशन ऑफ हार्ट। इसके लिए इसका मतलब तो ये हुआ, तो हमें पता भी होना चाहिए कि इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली कितना होता है। यस, वी शुड नो दैट। एंड व्हाट इज दैट? सो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है दैट शुड बी मोर देन 55%। अगर हमारा हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, और स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकल का, इफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन इज मोर देन 55%, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल सिचुएशन। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। वैसे ये 40 से 55 तक का जो कंडीशन है, जो 40 से 55 है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ माइल्ड टू मॉडरेट सिचुएशन। सो अगर 40 से कम है देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज विथ हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर 40 से ज्यादा है और 55 से कम है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज विथ हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ये दो टाइप हमें याद रखने हैं क्योंकि हमारी जो ड्रग्स होंगी जो हम हार्ट फेलियर में यूज करने वाले हैं, सो कौन सी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में यूज होगी, कौन सी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स वी विल यूज इनटू द प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट, राइट। सो दैट वी विल सी व्हेन वी डिस्कस द ड्रग्स। लेकिन अभी यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि हार्ट फेलियर जो है दैट वुड बी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स बेस्ड ऑन द इजेक्शन फ्रैक्शन। The one is called as the heart failure with reduced ejection fraction। क्या हुआ कि जब किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो लेस देन 40% है, then it is considered as HFrEF। एंड अगर इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो मोर देन 40% है, राइट, मोर देन 40% है, then it would be considered as heart failure with preserved ejection fraction। So that is HFpEF। तो ये दो टाइप हैं। उसके अलावा हम हार्ट फेलियर को दूसरे और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन दी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अगर किसी को सिस्टोल प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो देन इट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। क्या होता है? सिस्टोलिक। यस, सिस्टोलिक मीन्स व्हेन द पेशेंट कुड नॉट patient's heart could not beat properly and could not throw the blood in sufficient amount,
सो स्ट्रोक वॉल्यूम कम आ रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। बट वो सिस्टोल की वजह से होना चाहिए, सिस्टोल में प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। दैट इज so that ultimately the heart failure occurred because of the problem with the systole, so that is systolic। जो दूसरा होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक में क्या होता है कि डायस्टोलिक में हमारी जो वेंट्रिकल वॉल होती है, दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर वॉल जो है that get hypertrophized, वो ठीक हो गई होती है, and because of that the relaxation of the ventricle could not occur properly। अब वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो वेंट्रिकुलर फीलिंग जो होना है, जो ब्लड वेंट्रिकल में आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल डायलेट ही नहीं हो पा रहा है। अब वेंट्रिकल डायलेट नहीं होगा तो अमाउंट ऑफ ब्लड दैट remains in means that enters into the ventricle during the ventricular diastole that would be low in amount, and because of that the अगर ventricle में blood ही कम है so ultimately stroke volume और cardiac output तो कम होगा ही होगा। so that would be called as diastolic heart failure। ठीक है, तो systolic heart failure जहाँ पे systole में प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, दैट इज सिस्टोलिक। एंड डायस्टोलिक में क्या हो रहा है कि हार्ट प्रॉपर डायस्टोल कंडीशन में नहीं जा पा रहा है, हार्ट रिलैक्स नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द वेंट्रिकुलर थिकनिंग और because of any other reason, then in that case that would be considered as diastolic heart failure। उसके अलावा हम राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर ऐसे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गाइडलाइंस की बात करें, ठीक है, तो गाइडलाइंस के हिसाब से देयर आर फ्यू गाइडलाइंस जो सबसे ज्यादा यूज होती है, दैट इज NYHA, दैट इज न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन का एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है हार्ट फेलियर के लिए, वो सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा एक ACC का भी है। ACC व्हाट इज दैट? दैट्स एन अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, ACC। और AHA, that is American Heart Association, that combined they have given the classification of heart failure। ये वैसे ये सेकंड नंबर पे यूज होता है, सबसे पहला जो प्रायोरिटी है दैट इज NYHA, वो दैट इज अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन दैट विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। बट हियर अभी हमें क्या याद रखना है यहाँ पे कि अगर अकॉर्डिंग टू दी ACC बात करें, ACC और AHA के हिसाब से बात करें, तो उसके हिसाब से हार्ट फेलियर को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन से 4 स्टेजेस में? दैट इज स्टेज ABCD। अभी ABCD क्या है तो देखिए, अगर किसी पेशेंट को रिस्क है फॉर डेवलपिंग दी हार्ट फेलियर, ठीक है, लेकिन पेशेंट इज हैविंग नो फंक्शनल और नो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, सो पेशेंट को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, बट ही इज having the some risk factors that he or she may develop the heart failure in the future, then that is called as stage A। ठीक है, अभी उसको है नहीं, लेकिन फ्यूचर में बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर he or she may develop it, so that is called as heart failure stage A। now stage B, what is that? तो स्टेज बी ये है कि पेशेंट को स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि इसको मिट्रल वाल रिगर्जिटेशन है। मिट्रल वाल क्या होता है? व्हाट इज मिट्रल वाल? mitral valve is a valve which is present between the left atrium and the left ventricle, right? So that's a mitral valve। तो mitral valve को अगर कुछ प्रॉब्लम है, वहां से लीकेज हो रहा है, तो that is leakage is called as regurgitation। so अगर वहां से लीकेज हो रहा है या स्टेनोसिस है, या फिर एओर्टिक वाल में कुछ स्टेनोसिस है, या फिर सेप्टल डिफेक्ट है, जैसे कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, सो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। So patient is having the structural defect, but patient is having no symptoms of the heart failure, then it is considered as stage B। Stage C क्या होता है? तो patient is having the symptoms of the heart failure, because of the structural problem, but that can be manageable by the treatment, right? So by giving the medicines, the symptoms can be manageable, then it is considered as stage C। जबकि स्टेज डी क्या होता है? स्टेज डी होता है दैट इज कंसिडर्ड एज एन एडवांस स्टेज वेयर द पेशेंट हैज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड एंड पेशेंट नीड्स द सम पैलिएटिव केयर और द हार्ट ट्रांसप्लांट, सो दैट्स लास्ट स्टेज, दैट्स कॉल्ड एज स्टेज डी। सो दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द ACC, दैट इज अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। सो ये आप याद रख सकते हो यहाँ पे, इसमें स्टेज ABCD है और दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजीज डिफेक्ट, राइट? सो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के बेसिस पे पूरा क्लासिफिकेशन है। जबकि जो दूसरा क्लासिफिकेशन है जो हमारे लिए काम का है, वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अगर आपको कोई पूछे कि भी बताओ मुझे फंक्शनल क्लासिफिकेशन मुझे समझना है कि कौन सा अगर हमें पेशेंट के फंक्शन पे से हार्ट फेलियर के स्टेजेस को डिफाइन करना है, so then what is the classification? That is NYHA। NYHA क्या है? What is that? That's a न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन। उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है दैट अकॉर्डिंग टू दैट दी NYHA क्लास 4 दिए उन्होंने, क्लास 1 2 3 4,
सो क्या है क्लास 1? सो क्लास 1 में है पेशेंट इज हैविंग द नो सिम्टम्स, यस, एंड पेशेंट इज हैविंग नो लिमिटेशंस इनटू द एनी ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी। सो पेशेंट को जो भी उसके रूटीन एक्टिविटी है उसमें कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे। So the patient is having no symptoms, right? That is no shortness of breath or no breathlessness, no weakness or no palpitations. That patient is having no any limitations into the activity. That is considered as class 1. But yes, patient is having some risk factor for the heart failure, that is considered in this. नेक्स्ट जो है वो है क्लास 2। क्लास 2 क्या होता है? क्लास 2 में पेशेंट को कुछ लिमिटेशंस है, दैट इज अ स्लाइट लिमिटेशन। कैसे लिमिटेशन है? जैसे कि patient is comfortable at the rest, yes, but when the patient is doing some ordinary physical activities, then patient is having some symptoms of this. So breathlessness, that is called as SOB, that shortness of breath, or weakness, yeah, heart palpitation, that symptoms may appear on slight limitation. जबकि क्लास 3 जो है that is considered as a marked limitation into the activity, and a patient could not even walk for a 20 or 100 meters. So that's a less than ordinary work. Like अगर किसी को हम बोले कि भाई चलो तुम्हें एक माली का स्टेप चढ़ के जाना है, so that's a normal situation, and that patient could not have any problem with that. If a patient could not walk on a straight road for a 20 to 100 meters, then it would be in the problem with the, that would be classified in a stage 3, right? अगर पेशेंट को हम 20 मीटर चलने का भी बोले कि भी चलो इसमें स्ट्रेट चले जाओ, तो भी नहीं चल पा रहा है, या पेशेंट इज ओनली कंफर्टेबल एट द रेस, यस, सो दैट इज कंसिडर्ड स्टेज 3। देखिए स्टेज 2 और स्टेज 3 में क्या डिफरेंस है? तो स्टेज 2 में जो है वो यहाँ पे वैसे रेस्ट पे तो कंफर्टेबल है, तो वो तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, स्टेज 3 में भी वो कंफर्टेबल है रेस्ट पे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इन स्टेज 3 पेशेंट कुड नॉट वॉक फॉर मोर देन 20 मीटर, सो 20 to 100 मीटर्स का भी अगर हम चलने का बोले, सो दैट पेशेंट वुड हैव द सम सिम्टम्स ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या वीकनेस आ जाती है। जबकि क्लास 2 में क्या है? क्लास 2 में वहां पे लिमिटेशंस है, दैट इज कॉल्ड अ स्लाइट लिमिटेशन। सो इट मींस पेशेंट को अगर 100 मीटर का बोलेंगे चलने के लिए, तो पेशेंट वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, but when patient will walk for the 500 meter or a kilometer, then patient may have some symptoms on a long walk, yes, so that would be in the stage 2. सो स्टेज 2 और स्टेज 3 में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। पेशेंट को अगर हम 500 मीटर का बोले, या पेशेंट को हम 1000 मीटर वॉक बोले, दैट इज 1 किलोमीटर, राइट? अगर हम इतना वॉक बोले तो पेशेंट को ये सिम्टम्स आ सकते हैं। सो ये दैट इज कंसिडर्ड एज क्लास 2। जबकि क्लास 3 में क्या है? दैट इज अ स्पेसिफिक डिस्टेंस दैट हैज बीन गिवन, इज 20 to 100 मीटर, सो पेशेंट कुड नॉट वॉक इवन फॉर 20 to 100 मीटर, दैट इज इन क्लास 3। जबकि क्लास 4 क्या है? तो क्लास 4 जो है पेशेंट इज हैविंग द सीवियर लिमिटेशंस, एंड पेशेंट इज गेटिंग अ सिम्टम इवन एट अ रेस्ट। अगर बंदा रेस्ट भी कर रहा है, देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि क्लास 1 से 3 लेके तब तक ऐसा था कि अगर पेशेंट रेस्ट कर रहा है तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट इज कंफर्टेबल अप टू दिस स्टेज 3। अप टू दिस स्टेज 3 पेशेंट इज कंफर्टेबल इवन एट रेस्ट पे कंफर्टेबल था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी क्लास 4 में क्या हुआ? क्लास 4 में अगर बंदा रेस्ट भी कर रहा है फिर भी उसको सिम्टम्स आ रहे हैं हार्ट फेलियर के। सो पेशेंट इज ऑन बेड बाउंड ऑनली, ठीक है? पेशेंट कैन नॉट walk even, so that's a class 4 and it's a severe limitation, so that is considered as a class 4। so याद रहा क्या करना है आपको? यहाँ पे 4 क्लासेस हैं, that is based on the functionality of the पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे से, ये फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे से ये पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, और सबसे ज्यादा यही क्लासिफिकेशन यूज होता है पेशेंट को कौन सा स्टेज है हार्ट फेलियर का डिफाइन करने के लिए। अगर कहीं आप किसी पेशेंट का, अगर किसी को हार्ट फेलियर का कंडीशन है, आप उसका रिपोर्ट देखोगे तो आपको यही क्लास में से आपको पेशेंट का कंडीशन लिखा हुआ होगा। सो डॉक्टर्स विल राइट डाउन कि दिस इज क्लास 2 NYHA क्लास 2 हार्ट फेलियर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि पेशेंट को ये सिम्टम के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है खास, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है? सो अभी हमें देखने हैं कि जो हार्ट फेलियर है, ठीक है, ये मैंने जो स्लाइड्स लिया हुआ है ना, देखिए ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी इन माय इंस्टा अकाउंट। यस, यू कैन सर्च फॉर द pharmacology_guru, सो यू कैन गेट इट ऑन द इंस्टा। सो मैंने ये इंस्टा से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है, एंड यू कैन गेट दिस होल स्लाइड फ्रॉम द इंस्टा, सो दैट यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे अभी हार्ट फेलियर की बात करें, सो हार्ट फेलियर में भी there are some secondary reasons for the heart failure as well, yes,
So इसमें there are few drugs which can worsen the symptoms of the heart failure, जिसमें हमारे पास 3 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से ड्रग्स हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स है उसको वर्स कर सकती हैं, जिसमें एडिमा की बात करें हम, स्पेसिफिकली पेरिफेरल एडिमा की. So in that case we have the certain drugs which causes the or which worsening the heart failure, causes or worsening the heart failure by worsening the edema. ठीक है, तो उसमें हमारे पास 3 कैटेगरी के ड्रग्स हैं जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं. सबसे पहली ऐसी ड्रग जो सोडियम वाटर का रिटेंशन करती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और दैट कैन कॉजेज द एडिमा. सो दैट इज द लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट विल प्रमोट द सोडियम वाटर रिटेंशन. देखिए उसमें कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पे हम लिखा है क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. क्या होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स? सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मींस ये जो स्टेरॉइड है दैट्स अ काइंड ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. एंड ये क्या करते हैं, तो ये जो है स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी ऑन द अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर, राइट, बिकॉज ऑफ देयर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी. व्हाट दे डू इज, हमें पता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है, व्हाट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड. सो आपको पता है ना, हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा था. एड्रिनल ग्लैंड क्या है, एड्रिनल ग्लैंड विच इज लोकेटेड अबाउट द किडनी. उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होते हैं, उस एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होते हैं. जो आउटर मोस्ट लेयर है विच इज ग्लोमेरुलोसा, जिसमें से अल्डोस्टेरोन निकलता है, और ये अल्डोस्टेरोन जो है वो मिनरल बैलेंस का काम करता है. इसी वजह से हम अल्डोस्टेरोन को क्या बोलते हैं, अल्डोस्टेरोन को हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड. क्या बोलते हैं उसको, मिनरलोकॉर्टिकॉइड. और अल्डोस्टेरोन जो है वो उसके रिसेप्टर पे काम करके क्या करता है, वो सोडियम वाटर रिटेंशन करता है. क्या करता है वो, सोडियम वाटर रिटेंशन. अब ये सोडियम वाटर रिटेंशन कैसे करता है, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ के आए. कहाँ पे पता है, हमने जो आगे डायरेटिक्स वाला देखा था, डायरेटिक्स में हम लोगों ने बात करी थी द डायरेटिक्स विच इज एक्टिंग ऑन दी कलेक्टिंग डक्ट. उसमें हमने अल्डोस्टेरोन का रोल देखा था. अगर आपको ये जानना है कि अल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर रिटेंशन कैसे करता है, तो आपको डायरेटिक पार्ट 3 वाला जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा. वहां पे आपको ये मैकेनिज्म पूरी डिटेल में मिल जाएगी. सो अभी हमें तो इतना ही याद रखना है कि जब भी अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर या अल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी बढ़ती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन, जिसकी वजह से एडिमा होता है. ठीक है, तो एंड्रोजन्स भी यही काम कर रहे हैं. एंड्रोजन्स भी थ्रू देयर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी दे डू दिस. थायाजोलिडिन डायोन की बात करें तो ये जो है पायोग्लिटाजोन, एक्चुअली रोसिग्लिटाजोन भी इसमें था लेकिन इट वाज बैन. एंड अभी हमारे पास एक ही ड्रग है इसमें, था पायोग्लिटाजोन, दैट इज यूज्ड इन द डायबिटीज मेलाइटस. और ये पायोग्लिटाजोन जो है वो सोडियम वाटर रिटेंशन करता है बाय इंड्यूसिंग द वाजोडाइलेशन. वो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ाता है, और बिकॉज ऑफ इट्स वाजोडाइलेटरी एक्शन एंड इट कॉजेज द सोडियम वाटर रिटेंशन. मिनोक्सिडिल भी वो सोडियम वाटर रिटेंशन कर रहा है, वो भी सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ाता है. जैसे कि यहाँ पे एक और ड्रग्स हैं जिसके अंदर सोडियम का कंटेंट ज्यादा होता है. जैसे कि आपको पेनिसिलिन जी की बात करें तो पेनिसिलिन जी का जो सॉल्ट आता है, दैट पेनिसिलिन जी इज अवेलेबल इनटू द सोडियम सॉल्ट. And when the penicillin G is given intravenously in the higher doses, then it causes the sodium water retention. Because of the high sodium, that will retain the water amount in blood, and that causes this. उसके अलावा NSAID की बात करें तो यस, NSAID जो है, NSAID एक्चुअली काम क्या करते हैं, तो NSAID जो है वैसे वो प्रोस्टाग्लैंडिन कम करने का काम है उनका. मेनली दे वर्क मींस देयर मेन इफेक्ट इज व्हाट, दे इनहिबिट द एंजाइम कॉल्ड एज कॉक्स और साइक्लोऑक्सीजिनेज विच इज कॉक्स. एंड कॉक्स को वो इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है. एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना, दे हैव द नेगेटिव और दे हैव द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द क्लोरीन एंड द सोडियम. सो अभी प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्लोरीन एंड सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट द सोडियम वाटर रिटेंशन अकर्स. सो दैट्स अ रीजन. So prostaglandin is having the inhibitory effect on the chlorine reabsorption and the sodium reabsorption. So अगर prostaglandin नहीं होगा तो उससे क्या होगा, सोडियम एंड क्लोरीन reabsorption बढ़ जाएगा. That is why this causes the edema. So that's a list of drug. What they do? These are the list of drugs that causes the sodium water retention. इसमें ये ड्रग्स जो लिस्ट है, वैसे मैंने यहाँ पे पहले जो फॉन्ट है वो मैंने रेड करके रखा हुआ. यू कैन मेक सम नेमोनिक आउट ऑफ दैट, राइट. आप यहाँ पे कैट एमडी करके बना सकते हो. कैट एग्जाम आती है एमबीए की, और यस, एंड वी कैन मेक द एमडी. यस, सो कैट एमडी, एंड that's how you can make the mnemonic which is being this. दूसरा जो है कि दूसरा जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं, व्हाट दे हैव इज दे हैव द नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट.
व्हाट दे हैव इज दे हैव नेगेटिव। अभी आइनोट्रोपिक इफेक्ट देखा था हम लोगों ने, ये भी टर्मिनोलॉजी हमने देखा था इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आइनोट्रोपिक क्या होता है, व्हाट इज आइनोट्रोपिक? आइनोट्रोपिक होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की, एंड वी हैव मिस दैट प्रोड्यूसेस द नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है, तो ये जो है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सर्कुलेशन बिकम स्लो एंड दैट लीड टू द एडिमा। सो इसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जब कम होगा तो उससे क्या होगा, दैट विल लीड टू द स्लो ब्लड सर्कुलेशन, and that leads to the increase in the penetration of the water from the blood vessels to the tissues, and that causes the edema. so ये उसका मेन रीजन है। यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देती हैं, तो देखिए इसमें ये पूरा चैप्टर पूरी एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ऑल द एंटी एरिथमिक ड्रग्स एक्सेप्ट क्या है, पोटेशियम चैनल ओपनर्स, जिसमें ये एम्योडारोन एंड डोफेटिलाइट, ठीक है, ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स विच इज एम्योडारोन एंड डोफेटिलाइट, सो दैट ड्रग विल कम अंडर दिस। उसके अलावा बाकी सारी ड्रग्स जो है, 4 कैटेगरी होती है एंटी एरिथमिक में। कौन कौन सी 4 कैटेगरी होती है, चलो बताओ कौन कौन सी होती है। तो उसमें होती है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, यस वेरी गुड, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, दैट इज द क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग। नंबर 2 कौन सा होता है, नंबर 2 होता है बीटा ब्लॉकर, राइट, नंबर 2 कौन सा है, बीटा ब्लॉकर। नंबर 3 कौन सा है, नंबर 3 जो है वो है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, क्या ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। एंड चौथा कौन सा है, तो चौथा जो है वो है सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इसमें ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की जो ये मेन ड्रग्स है एम्योडारोन और डोफेटिलाइट, उसको आप निकाल दो। तो इसके अलावा ये क्लास 3 के अलावा जो भी 3 कैटेगरी बची, ये तीनों कैटेगरी व्हाट दे डू इज they have the negative inotropic effect, and they can worsen the asthma. So that category you can remember. Beta blocker, yes, beta blocker तो हमने इसी में से लिख लिया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सो ये जैसे हमने यहाँ पे एंटी एरिथमिक का टाइटल दिया, और बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दैट कम्स अंडर दैट कैटेगरी। फिर भी ये दूसरी बार आ गया, ठीक है, आप उसको इसी में गिन सकते हो, यहाँ अलग से भी लिख सकते हो, दैट आप एंटी एरिथमिक को निकाल के आप सोडियम चैनल ब्लॉकर भी यहाँ पे याद रख सकते हो। एंड अदर्स की बात करें तो अदर्स में हमारे पास कीटामिन है, यस दैट्स एन एनेस्थेटिक एजेंट, प्रोपोफॉल इज आल्सो द एनेस्थेटिक एजेंट, इट्राकोनाजोल दैट्स एन एंटी फंगल ड्रग, they all have the negative inotropic effect, and because of that they can worsen the asthma, so that you can remember here, right। चलो अभी बात करते हैं तीसरी मैकेनिज्म की, कौन सी और ऐसी ड्रग्स हैं जो एडिमा करती है। देखिए ये जो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना, कंटेंट जो देख रहे हैं ना, वो कंटेंट हमें 2 तरीके से काम आ सकता है। कि आपको जब किसी भी पेशेंट को आप स्क्रीन कर रहे हो हार्ट फेलियर के लिए, कि पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टोम दिख रहे हैं, ठीक है, और आपको उसको कोई थेरापी चल रही है, ठीक है, उसको सपोज आप सोचो कि उसको थायोग्लिटाजन चल रहा है, मिस पायोग्लिटाजन उसको चल रहा है, विद बीटा ब्लॉकर कॉम्बिनेशन जा रहा है। सो उसमें आप पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टोम आ रहे हैं, एंड सो वी नीड टू सी कि भाई ये ड्रग चल रही है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये सब कोरिलेट करना है। सो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर इन दैट वे एज वेल। सो उसको केस स्टडी के फॉर्म में आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो हार्ट फेलियर में अवॉइड की जाती हैं, या हार्ट फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, राइट, या कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो एडिमा कर सकती है। सो दैट वी नीड टू रिमेंबर। बीटा ब्लॉकर एक ऐसी कैटेगरी है जो हार्ट फेलियर कर भी सकती है और हार्ट फेलियर में यूज भी होती है। सो जनरली हम उसको जब पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल है, जैसे कि अबव 670 है, तो उस कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर को दे सकते हैं। इवन वी नीड टू सी द कंडीशन एज वेल, राइट, सो दैट्स बेस्ड ऑन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट that beta blockers can be given, and they are also being contraindicated if the patient is having the low ejection fraction. So next जो है वो है कार्डियोटॉक्सिक। कार्डियोटॉक्सिक क्या है, कार्डियोटॉक्सिक मींस दिस ड्रग्स इज हैविंग द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द मायोकार्डियल सेल्स एंड दे डैमेजेस देम, सो दे आर हैविंग द कार्डियोटॉक्सिसिटी। सो कार्डियोटॉक्सिसिटी किसमें है, तो जितने भी मेजोरिटी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उसमें सभी में ये प्रॉब्लम है, और स्पेसिफिकली इन दी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स जिसमें एंथ्रासाइक्लिन कैटेगरी आती है, एंथ्रासाइक्लिन, यस, सो ब्लियोमाइसिन और वो सारी जो चीजें हैं दैट कम्स, दैट ब्लियोमाइसिन एंड अदर ड्रग्स दैट कम्स अंडर द एंथ्रासाइक्लिन्स, and they are anti-cancer antibiotics, and they have the cardiotoxicity, yes। उसके अलावा अल्काइलेटिंग एजेंट है, 5-फ्लोरोयूरासिल है, ट्रास्टुजुमेब, यस, इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कैंसर में ही यूज होता है। इस ट्रास्टुजुमेब स्पेसिफिकली यूज्ड इन द ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं उसको,
ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं, स्टमक कैंसर में इट इज बीइंग गिवन, राइट। सो ब्रेस्ट कैंसर एंड स्टमक कैंसर इसमें दिया जाता है। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, यस दे आर आल्सो द एंटी कैंसर ड्रग्स एंड दे कॉजेज दिस। उसके अलावा अल्कोहल जो है, क्लोजापिन, व्हाट इज दैट? दैट्स अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक, यस इट इज आल्सो अ सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक that can worsen the that is having the cardiotoxicity and because of that it worsen the edema or worsen the heart failure. उसके अलावा कोकेन क्या है? व्हाट इज कोकेन? इट्स अ सीएनएस स्टिमुलेंट, यस। तो सीएनएस स्टिमुलेंट जो है वो भी कोकेन में ये हार्ट फेलियर का इश्यू है एंड दैट कैन कॉज द दैट कैन वर्सन द अस्थमा एज वेल, सॉरी एडेमा एज वेल। So that's about the list of drugs. Now let's talk about the specific disease conditions that can also causes the or that can causes or that can worsen the edema. So ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जो ये एडिमा करती हैं या हार्ट फेलियर को वर्स कर सकती हैं? तो उसमें सबसे पहला जो है वो है एनीमिया। स्पेसिफिकली आयरन डेफिशिएंसी हो अगर किसी को तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम होता है। देखिए अनीमिया हार्ट फेलियर को वर्स कैसे कर सकती है? देखिए अगर अनीमिया हुआ क्यों व्हाट इज अनीमिया? सो अनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। क्योंकि अनीमिया होने का रीजन है कि भी आइदर आरबीसी अमाउंट कम हो गया या तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो गया आरबीसी में, तो दैट इज लीडिंग टू द अनीमिया। सो जब किसी को अनीमिया है सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट द कार्डियक स्ट्रेस इज इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अनीमिया हुआ तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? पेशेंट को ब्लड सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाने के लिए एज अ रिफ्लेक्स क्या होगा? एज अ रिफ्लेक्स पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पेशेंट का कार्डियक वर्कलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अनीमिया में दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो रेनल ब्लड फ्लो होता है वो भी कम हो जाता है एंड that is leading to the asthma, leading to the edema. So that's a problem. So ये अनीमिया की वजह से हो सकता है। पेशेंट का किडनी फेलियर है, ठीक है, पेशेंट का किडनी काम नहीं कर रहा है। अब किडनी काम नहीं कर रहा है तो जो ब्लड में से ही यूरिन बनता है, अगर किडनी का डैमेज हो गया तो पेशेंट कुड नॉट प्रोड्यूस द यूरिन और जो भी यूरिन बन रहा है वो वापस रीएब्सॉर्ब होके वापस ब्लड में आ रहा है एंड ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट द पेरिफेरल क्या हो रहा है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो that water which is there in the blood that will move towards the tissues, peripheral tissues में वो एडिमा करेगा। क्यों? क्योंकि वो किडनी से बाहर नहीं जा पा रहा है। So that is the reason. लिवर डिसफंक्शन, लिवर डैमेज या हेपेटिक सिरोसिस दैट कैन कॉज दिस। प्रेगनेंसी में ये हो सकता है। अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है विच इज कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म, उसमें भी ये हो सकता है। किसी लिम्फेटिक कैपिलरीज ब्लॉकेज हो गया या वेन में ब्लॉकेज हो गया तो उसकी वजह से भी ये एडिमा हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से भी एडिमा हो सकता है। यस, हार्ट काम नहीं कर पा रहा है, हार्ट को ऑक्सीजन कम मिल रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ दिस इस्केमिया द हार्ट फेलियर में आकर लंग्स में पल्मोनरी जो कैपिलरीज हैं, लंग्स की कैपिलरीज, उसमें कुछ एम्बोलिज्म हो गया, उसमें ब्लॉकेजेस आ गए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। Patient is having the uncontrolled hypertension since long, so that can also leading to this valvular problem है अगर किसी को तो भी ये edema या heart failure का problem हो सकता है। So these are the few conditions whenever we see the patients we need to see whenever we see the case of the heart failure we always have to seek the situations that can worsen the this heart failure and edema. So we always have to look for this situation, we need to correct this, right? So these are the secondary causes for the heart failure. तो ये जो सारे हैं ये क्या है? ये secondary causes में आपको हमेशा दो चीजें याद रखनी होती हैं। कौन सी दो चीजें याद रखनी होती है? एक ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो हार्ट फेलियर को वर्स कर सकती हैं और दूसरा जो है वो ऐसे कौन से डिजीजेस हैं जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो अभी देखी ना वो इतना अगर हम जीपेट के एंगल से देखें तो उसमें ये 2-3 स्लाइड जैसे कि हम लोगों ने अभी लास्ट जो ड्रग्स वाली स्लाइड देखी वो आप याद रख सकते हो, वो एक इम्पोर्टेंट है। ये डिजीज के कंडीशंस आप याद रख सकते हो। अब एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो कौन सी ड्रग्स हार्ट फेलियर में हम यूज कर सकते हैं उसका पूरा सिचुएशन में उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उस क्लासिफिकेशन को कुछ अलग तरीके से। कैसे? जैसे कि हम लोगों को एक चीज पता है कि कोई भी डिजीज कब होता है, जब
जब होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं तब कोई डिजीज होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने हाइपरटेंशन में देखा था कि भी जब भी किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करती हैं, फिर ये सिंपैथेटिक सिस्टम काम करती हैं। लेकिन जब ये सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाए, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाए, तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन होता है। वैसे ही जब जब भी किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर का सिचुएशन होगा, जैसे कि कार्डियक आउटपुट कम हो गया, तो उस कंडीशन में बॉडी की खुद की रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होती हैं जो कार्डियक आउटपुट को करेक्ट करने के लिए काम करती हैं। लेकिन जब ये करेक्शन वाले मैकेनिज्म कुछ ओवर एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, और या कुछ काम न करे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में पेशेंट को हार्ट फेलियर होगा। सो उस वो हम यहाँ पे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म देखने वाले हैं विच विल ट्राई टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट। एंड इसके बाद हम उसी पे कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो टारगेट किया जा सकता है एंड दैट वी आर यूजिंग इन द हार्ट फेलियर, दैट वी विल सी। So that's a very important slide, and so that is why I have not written, it's not a written slide, right, and that is why I'm going to write that, and that's very important. तो जिसमें जो important है उसमें हमें थोड़ा time use करना है, spend करना है, so that you can remember that. So let's see. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ड्रग्स जो है जो हार्ट फेलियर में काम करेगी। तो यहाँ पे हम हार्ट फेलियर टारगेट्स की बात कर रहे हैं। Targets, yes, so that's targets of drug action in the heart failure. So कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ पे हार्ट फेलियर में काम करेगी उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसका जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं। सो ड्रग्स को हम रेड कलर से लिखते हैं, ठीक है, तो ब्लू कलर से लिख लेते हैं इसको, दैट होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म की बात करें। सो चलो, सबसे पहले अगर किसी को हार्ट फेलियर हुआ है तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा, हाउ द हार्ट फेलियर इज बीइंग कैरेक्टराइज्ड। तो हार्ट फेलियर में सबसे पहली चीज दिक्कत होगी कि पेशेंट का जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा। क्या होगा, सो कार्डियक आउटपुट इज रिड्यूस। अभी कार्डियक आउटपुट कम हो गया, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ हार्ट फेलियर। सो कार्डियक आउटपुट को करेक्ट करने के लिए दो मैकेनिज्म काम करेगी। क्या करेगी, दो मैकेनिज्म काम करेगी। कौन कौन सी दो मैकेनिज्म काम करेगी, तो पहली चीज, जब भी कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है उस कंडीशन में बॉडी में कौन सी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। कौन सी सिस्टम एक्टिवेट होती है, सिंपैथेटिक सिस्टम। अब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगी तो उससे होगा क्या, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम, यस, इन जनरल इट इज इनहिबिटरी इन नेचर, बट इन हार्ट एंड इन ब्लड वेसल इट इज एक्साइटेटरी, यस। तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगी, ब्लड वेसल पे क्या करेगी, ब्लड वेसल को ये कंस्ट्रिक्ट कर देगी, यस, सो दैट कॉजेज द वाजो एंड वाजो कंस्ट्रिक्शन से होगा क्या, तो वाजो कंस्ट्रिक्शन से होगा ये कि देखिए आपने क्या किया, अभी ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुई उसने क्या किया, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट किया। अब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट किया तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि भी जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी तो जो ब्लड फिलिंग है, जो वेंट्रिकल फिलिंग है, कार्डियक में जो ब्लड आ रहा है वापस वेन से, वो फिलिंग का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। सो हाउ कैन वी राइट दैट, सो दैट इंक्रीजेस द कार्डियक फिलिंग प्रेशर, यस, सो कार्डियक फिलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज क्या करता है ये, तो दूसरी चीज ये करता है कि ये रेनिन का रिलीज बढ़ाता है। सो जो रेनिन रिलीज है, ये रेनिन रिलीज बढ़ जाता है, और ये रेनिन रिलीज जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम भी स्टिमुलेट करती है। क्यों, क्योंकि जो हमारा किडनी है, किडनी में कौन सा रिसेप्टर है, बीटा 1 रिसेप्टर है, यस, एंड बीटा 1 रिसेप्टर व्हाट इट डज, इट इज स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ रेनिन। सो अभी कार्डियक आउटपुट जैसे ही कम होता है तो हमारी दो सिस्टम काम करती है। पहली सिस्टम कौन सी होती है, पहली सिस्टम होती है सिंपैथेटिक सिस्टम, और दूसरा क्या है, दूसरा है रेनिन सिस्टम। सो रेनिन सिस्टम, सो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम काम करती है और दूसरी है सिंपैथेटिक सिस्टम। सो सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करके कार्डियक फिलिंग प्रेशर जो है उसको बढ़ा देती हैं। उसको बढ़ाने के बाद वो क्या करेगी, कार्डियक फिलिंग प्रेशर बढ़ेगा, कार्डियक हार्ट में जो ब्लड है वो ज्यादा अमाउंट में आएगा, सो द आउटपुट विल बी इंक्रीज। सो दिस इज हाउ दे विल करेक्ट द कार्डियक आउटपुट। सो ये कार्डियक आउटपुट करेक्ट करने का मैकेनिज्म है, ठीक है। हार्ट फेलियर में क्या हुआ है, पेशेंट को क्या हुआ है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, सो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना है। सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स।
और दिस इज कॉल्ड एज अ होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। सो एक तरीका कौन सा है, एक तरीका है बाय एक्टिवेटिंग द सिंपैथेटिक सिस्टम। दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका जो है बाय स्टिम्युलेटिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। सो दूसरा तरीका है उसमें रेनिन रिलीज बढ़ जाता है। अब रेनिन रिलीज जो है, रेनिन क्या करता है, रेनिन बढ़ा तो उससे जो एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 2 में जो होता है, सो यहाँ पे रेनिन बढ़ेगा। रेनिन जो है वो क्या करता है, वो एंजियोटेंसिनोजन के साथ बाइंड करके एंजियोटेंसिन 1 की जो सिंथेसिस है वो 1 की सिंथेसिस इंक्रीज करेगा। अब एंजियोटेंसिन 1 ज्यादा बनेगा तो दैट विल बी कन्वर्टेड टू द इंक्रीज इन एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा बनेगा। अब एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा बनेगा तो होगा क्या, तो एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट जो होता है, पहला इफेक्ट क्या होता है, दैट कॉजेज द वासोकंस्ट्रिक्शन, एंड वासोकंस्ट्रिक्शन होगा तो कार्डियक फीलिंग प्रेशर बढ़ेगा, एंड दैट इज व्हाई द कार्डियक आउटपुट विल ट्राई टू बी मेंटेन। ठीक है, तो ये जो कार्डियक आउटपुट कम हो गया था उसको बढ़ाने का एक मैकेनिज्म हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जैसे एंजियोटेंसिन 2 है वो अल्डोस्टेरोन का रिलीज बढ़ाता है। किसका रिलीज बढ़ाता है, वो अल्डोस्टेरोन का। अब अल्डोस्टेरोन का रिलीज बढ़ेगा तो अल्डोस्टेरोन क्या करता है, तो अल्डोस्टेरोन तो सोडियम वाटर रिटेंशन करता है। क्या करता है वो, सोडियम वाटर रिटेंशन। अभी सोडियम वाटर रिटेंशन से होगा क्या, व्हाट द सोडियम वाटर रिटेंशन डू, सो सोडियम वाटर रिटेंशन से होगा ये कि ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा। अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो होगा क्या, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये फीलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपको आपको जो कार्डियक फीलिंग प्रेशर बढ़ाने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं, कौन से दो तरीके हैं, तो पहला चीज है कि आप वॉल्यूम बढ़ा दो ब्लड का, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड जो है हार्ट में ज्यादा आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर दो, तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो भी ये फीलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। सो दैट व्हाट द थिंग इज हैपनिंग, राइट। अभी ये कार्डियक जो फीलिंग प्रेशर बढ़ रहा है उससे होगा क्या, सो उससे 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 कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर ये लंबे टाइम तक चले तो उससे होगा क्या, तो उससे होगा कार्डियक रीमॉडलिंग। कार्डियक रीमॉडलिंग, कार्डियक रीमॉडलिंग क्या होता है, व्हाट इज रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग का मतलब होता है कि जो हमारे हार्ट के कार्डियोमायोसाइट्स हैं, जो मायोकार्डियक सेल हैं, वो सेल कम हो जाएंगे, उसकी जगह पे क्या हो रहा है, वहां पे फाइब्रोसिस हो रहा है और सेल्स कम हो रहा है। सो हार्ट के सेल्स कम हो रहा है जिसकी वजह से हार्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है, दैट लीडिंग टू दी हार्ट फेलियर। सो ये कार्डियक रिमॉडलिंग की वजह से, कार्डियक रिमॉडलिंग की वजह से हार्ट के सेल्स कम हो रहा है, तो हार्ट का पंपिंग कैपेबिलिटी कम हो रहा है, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू दी हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर। यस, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अभी ये कार्डियक रिमॉडलिंग एक कार्डियक फीलिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से ही नहीं होता, उसमें दो और रीजन भी हैं जो ये करते हैं। पहला क्या है, तो हमने ये रीजन देखा कि भी कार्डियक फीलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, दैट लीड्स टू द कार्डियक रिमॉडलिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट द हार्ट फेलियर अकर्स। इसमें एंजियोटेंसिन 2 भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि अगर एंजियोटेंसिन 2 का लेवल परसिस्टेंट बढ़ा रहेगा देन इट आल्सो लीड्स टू द रिमॉडलिंग। उसके अलावा अल्डोस्टेरोन इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दिस। सो दीज आर द थ्री सिचुएशंस व्हिच इज कॉजिंग द रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग का अल्टीमेटली सिंपल मतलब एक ही होता है कि रीमॉडलिंग क्या होता है कि जैसे जो हमारा हार्ट है, हमारा हमारा वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की वॉल जो है उसमें जो नंबर ऑफ कार्डियक सेल्स हैं वो सेल्स कम होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, अब सेल्स ही कम हो जाएंगे तो जो पंपिंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, एंड दैट लीड्स टू द हार्ट फेलियर। सो रीमॉडलिंग होता है कि सेल को रिप्लेस करके, जो नेचुरल कार्डियक मायोसाइट है उसको रिप्लेस करके वहां पे फाइबर्स हो जाता है, वहां पे फाइब्रोसिस हो जाता है, राइट, फाइब्रोसिस। So that's a deposition of the fibers inside the ventricular wall, and because of that the number of cardiac cells are reduced, and that leads to that is called as remodeling. So remodeling is a process which is not a single day process, that's a continuous process, and these are the three contributing factors. One is the high level of angiotensin 2, high level of aldosterone, and तीसरा जो है वो है cardiac filling pressure बढ़ना। So that leads to the cardiac remodeling, and because of that the heart failure will occur. तो ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है जो हार्ट फेलियर के पेशेंट में होता है। सो अभी इसी सिस्टम को समझ के, इसी प्रोसेस को समझ के हम लोगों ने इस प्रोसेस को बंद करने के लिए, इस प्रोसेस को डिले करने के लिए हम ड्रग यूज करते हैं। सो कौन कौन सी ड्रग
काम करती हैं यहाँ पे। देखिए अभी हम यहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या है, ये चीज तैयार करने का हमारा पर्पस है कि यहाँ पे हम कौन कौन सी ड्रग्स एज अ टारगेट यूज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि भी हार्ट फेलियर क्यों हो रहा है, तो हार्ट फेलियर में ये दो मेजर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, एक है सिंपैथेटिक सिस्टम का और दूसरा है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम का। ठीक है, ये दोनों सिस्टम मिलके पेशेंट में क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर कर रहा है। तो अभी इसको इसको कैसे रोकेंगे या इसको डिले कैसे करेंगे? तो पहली चीज देखिए कि ये कार्डियक आउटपुट जो कम हो रहा है, ये कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, उस कार्डियक आउटपुट को हम बढ़ा सकते हैं। सो व्हाट which category of drug works here? So that is called as inotropic drugs. आइनोट्रोपिक ड्रग्स एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कौन सी ड्रग हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक क्या होती है? आइनोट्रोपिक मींस these are the drugs which increases the force of contraction and hence they increases the cardiac output। और इसमें जो मेन ड्रग जो है जो हम यूज करते हैं, what is that? That's a digoxin। So digoxin is the example of that। So यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे याद रख सकते हो digoxin। So yes, digoxin is the example which is belonging to the inotropic drug। उसके अलावा जो है डोपामिन है, डोब्यूटामिन है, एमरिनोन, मिलरिनोन, लिवोजिमेंडा, they all comes under the category called as inotropic drugs। So ये force of contraction को बढ़ाते हैं। So that's a first category of drugs and what they do is they ultimately जो ये cardiac output कम हो रहा था उसको बढ़ाने का काम करेगी and they provide the symptomatic relief। क्या होगा? They will provide the symptomatic relief। चलो ओके, अभी नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? तो नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास सेकंड नंबर की कैटेगरी है, व्हाट इज दैट? that is working on the beta 1 receptor and that's a beta 1 blocker। So yes, number 2, what is that? That's a beta blockers। तो ये जो है वो बीटा ब्लॉकर्स, स्पेसिफिकली बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंड एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेटोप्रोलोल जो है, मेटोप्रोलोल, ठीक है, मेटोप्रोलोल, yes, the atenolol that belongs to the beta 1 receptor blocker and what they do is they block the activity of beta 1 receptor on the kidney and they causes the inhibition of the release of renin। so ये जो renin release हो रहा है उसको बंद कर देगा and because of the sympathetic activation, so that would not occur and because of that the angiotensin 2 production, aldosterone activity that would be inhibited। so that is how it can work। तीसरा कैटेगरी कौन सा है? तीसरा कैटेगरी जो हम यहाँ पे हार्ट फेलियर में यूज कर सकते हैं वो है ये कि जैसे ये रेनिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो रेनिन रिलीज को आप बंद कर दो, रेनिन का रिलीज ही नहीं होने दो। सो दैट वुड बी द कैटेगरी नंबर 3 दैट वी कैन यूज हियर एंड व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एज रेनिन रिलीज इनहिबिटर्स। क्या है ये? तो ये है रेनिन रिलीज इनहिबिटर्स। कौन कौन सी ड्रग्स आती है रेनिन रिलीज इनहिबिटर में? एग्जांपल अगर आपको पूछे तो एलिस्किरेन। yes, so एलिस्किरेन is the drug belonging to this। वैसे ये कैटेगरी बहुत कम यूज होती है, we have the better options in the renin angiotensin system like ACE inhibitor is one of the best choice of agent। yes, we have the ARBs as well, ARB angiotensin receptor blocker। so this category of drugs that can be that is having the more beneficial effect than the renin release inhibitor। so we ये जो है वो से लेस प्रीफर्ड होती है लेकिन फिर भी यहाँ पे काम कर रही है, सो इसी वजह से इसको टारगेट में लिखा हुआ है। नंबर 4, क्योंकि ये जो एंजियोटेंसिन जो 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी वजह से? ACE की वजह से। सो यहाँ पे जो हम चौथी कैटेगरी जो यूज करते हैं दैट्स इज कॉल्ड एज द ACE इनहिबिटर्स। व्हाट इज दैट? ACE इनहिबिटर। सो ये सारी ड्रग्स हैं जो यहाँ पे काम कर रही है हार्ट फेलियर में। कौन सी हैं? ACE इनहिबिटर। कौन से एग्जांपल है इसके? तो एग्जांपल के लिए आपको याद है प्रिल, यस, एनालेप्रिल, रामीप्रिल, फोसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल। तो ये सारी जो ड्रग्स हैं प्रिल वाली वो सारी ड्रग यहाँ पे आती हैं, दे आर कॉल्ड एज ACE इनहिबिटर्स। नंबर 5 जो है वो है एंजियोटेंसिन 2 की इफेक्ट ब्लॉक करते हैं वाया ब्लॉकिंग द रिसेप्टर। सो ये जो एंजियोटेंसिन 2 का जो इफेक्ट है, ये वाजोकंस्ट्रिक्शन है या अल्डोस्टेरोन रिलीज है, तो ये सारा जो ब्लॉक किया जाता है वो किसकी वजह से किया जा सकता है? दैट इज कॉल्ड एज बिकॉज ऑफ AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। और ये कौन सी ड्रग्स हैं? ये जो है वो है सार्टन वाले। कौन सी? लोसार्टन, वालसार्टन, टेलमीसार्टन, कंडेसार्टन। तो ये सारी जो सार्टन वाली ड्रग्स आती है, व्हाट आर दे?
दे आर कॉल्ड एज AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी हो गई। 5 कैटेगरी के अलावा व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द कैटेगरी नंबर 6 विच इज by blocking the effect of aldosterone, क्योंकि aldosterone is also contributing to the heart failure by stimulating the cardiac remodeling and by increasing the sodium water retention. So उस कंडीशन में हम यहाँ पे जो छठी कैटेगरी यूज कर सकते हैं दैट इज द aldosterone antagonist। क्या है? aldosterone antagonist। क्या है ये? aldosterone antagonist which will blocking the effect of the aldosterone and example उसका देखे तो कौन सा है एग्जाम्पल? उसका एग्जाम्पल है स्पाइरोनोलैक्टोन। सो स्पाइरोनोलैक्टोन इज बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, सो दैट इज कैटेगरी नंबर 6। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है टारगेट कि ये ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए कौन सी कैटेगरी यूज किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है तो दैट लीड्स टू द कार्डियक रीमॉडलिंग एंड लीडिंग टू द हार्ट फेलियर। सो वॉल्यूम को कम करना है। किसका वॉल्यूम कम करना है? ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड वॉल्यूम कम कैसे किया जा सकता है? तो ब्लड वॉल्यूम को अगर हमें कम करना है तो दैट कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द यूरिन आउटपुट, क्योंकि ब्लड में से ही यूरिन बनता है। सो अगर आप ऐसी ड्रग दो जिससे यूरिन का आउटपुट बढ़े तो ब्लड वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यस, सो दैट इज कॉल्ड एज कैटेगरी नंबर 7। सो यहाँ पे जो 7वीं कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 7 विच इज कॉल्ड एज डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक्स क्या करती है? ये जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ने नहीं देती, वो यूरिन में निकल जाता है। और उसमें जनरली हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं लूप डायूरेटिक्स, जिसमें आप फ्यूरोजेमाइड, टोरसेमाइड, ये सारी ड्रग्स आप याद रख सकते हो। दैट इज कैटेगरी नंबर 7। चलो, उसके अलावा कौन सी कैटेगरी यूज किया जा सकता है? उसके अलावा आप यूज कर सकते हो वाजोडाइलेटर्स। यस, सो द वाजोडाइलेटर्स में हम सोडियम नाइट्रोक्साइड हैं, देन वी कैन यूज द हाइड्रोलाजिन जो है दैट कैन बी यूज्ड जनरली कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट देन हाइड्रोलाजिन, दैट कॉम्बिनेशन इज बीइंग यूज्ड। एंड ये क्या करती हैं? तो ये जो वाजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है उसको इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस में ये भी एक पाथवे ब्लॉक करती हैं। सो these are the 8 category of drugs, yes, that can be used into the heart failure. Easy है, right? ये देखिए, वैसे रट्टा लगाने के लिए हम 8 कैटेगरी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी पैथोफिजियोलॉजी के साथ उसकी जो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है जो हार्ट फेलियर करती है, अगर उसके साथ आप उसको लिंक कर दो तो क्या होगा? आपको 2 चीजें याद रहेगी। आपको उसके रीजंस भी याद रहेंगे कि हार्ट फेलियर में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उसके साथ साथ आपके ड्रग के नाम भी, ड्रग की कैटेगरी भी याद रहेगी। एंड दैट वुड बी मोर इजी टू रिमेम्बर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो भी वैसे ये 8 कैटेगरी का हम रट्टा लगा लें तो याद रह जाएगा, लेकिन दैट वुड बी फॉर अ शॉर्टर पीरियड, राइट? वी ऑल नो वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ द मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ भी चीजें डालनी है तो उसको आपको किसी के साथ लिंक करना पड़ेगा। फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट लिंकिंग द थिंग्स। जितना आप अच्छा लिंक कर पाते हैं उतना आप चीजें अच्छी और लॉन्ग टाइम के लिए याद कर पाते हो, एंड दैट वुड बी लॉजिकल, राइट? जबकि रट्टा लगाने से होगा क्या? दैट वुड बी इन योर माइंड फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड यू माइट फॉरगेट कि भी कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है हार्ट फेलियर में। जबकि आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी के साथ उसको लिंक कर दोगे, देन यू विल कीप दिस इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सो दैट इज इट। अभी हम क्या करेंगे? अभी जो ये सारी कैटेगरीज के बारे में हमें पढ़ना है, वैसे जो मेजोरिटी ऑफ कैटेगरीज है जैसे कि बीटा ब्लॉकर है, रेनिन रिलीज इनहिबिटर, एस इनहिबिटर, एआरबीज, अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, डायरेटिक्स, वासोडाइलेटर, ये सारी कैटेगरी हम पढ़ के आए हैं। खाली एक जो कैटेगरी है आइनोट्रोपिक ड्रग्स, उसके बारे में अभी तक हमने नहीं देखा है। तो ये जो आइनोट्रोपिक ड्रग्स का पूरा अभी हम वीडियो बनाएंगे, उसमें अभी डिगोक्सिन के बारे में हम लिखेंगे, जो एमरिनोन मिलरिनोन है वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में देखेंगे, उसका जो शॉर्ट नोट है वो हम प्रिपेयर करेंगे। लेकिन अभी तक अभी बाकी सारी जो ड्रग्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स और ये सारी सेकंड से लेके 8वीं कैटेगरी तक, उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। यस, वी हैव सम शॉर्ट नोट्स कि भी कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि हम एस इनहिबिटर्स की बात करें तो कौन सा डोज होता है, कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है, कौन से उसमें स्पेसिफिक हार्ट फेलियर के रिलेटेड कौन से मॉलिक्यूल्स प्रीफर्ड किया जाता है, so that we will keep in mind, right? And that I'll provide you the notes of that
इंस्टाग्राम अकाउंट, सो आप वो मेरे इंस्टाग्राम में से कौन कौन से ARBs हैं, कौन कौन से ACE इनहिबिटर्स हैं जो हार्ट फेलियर में यूज होते हैं, कौन से डोजेस पे यूज होते हैं, वो जो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा है, जो हमने आगे नहीं पढ़ा है, वो एक्स्ट्रा कंटेंट आपको यू विल गेट इन माय इंस्टा अकाउंट, सो दैट यू कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, सो दैट इज ऑल। अभी आपको कुछ भी क्वेरीज हैं देन यू कैन राइट इट डाउन ऑन माय ईमेल आईडी, और यू कैन व्हाट्सएप मी इफ यू आर इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट अस ऑन द सेम वीडियो। ठीक है, तो आपको कुछ भी क्वेरीज हैं, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट एंड आई विल आंसर you in as soon as possible. So that is all from this lecture. Thank you guys, we'll see you soon.